Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in the class of English of second year from Paradise College at Zoom Learning. बच्चों, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि बॉयज कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स में। एक वो जो ट्राई करते हैं, एक वो जो ट्राई नहीं करते हैं। जो ट्राई करते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से वो कांस्टेंट फोकस नहीं करते अपनी स्टडी पे, और जो ट्राई नहीं करते वो आगे हमने डिस्कस करना है उसको नेक्स्ट। लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि वो कौन से बॉयज़ हैं। वो ऐसे बॉयज़ हैं जो ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने स्कूल में जाके सब कुछ सारा पास कर लिया बगैर मेहनत किए, तो वो कॉलेज में भी ऐसे ही पास कर लेंगे। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो फिर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। वो है थर्ड पैराग्राफ में, लेकिन आज हमने सेकंड पैरा पहले पढ़ना है जो है अबाउट मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन मतलब गलत ख्वाहिश। पेज नंबर 9 है आपकी स्टोरी का, पैरा नंबर है सेकंड, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अपनी बुक्स पे फोकस करें, सेकंड पैराग्राफ देखें जिसमें हम लोगों ने मिस्टेकन एम्बिशन को आज डिस्कस करना है। ठीक है, गलत चूज कर लेना रास्ता अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, तो ये हमने डिस्कस करना है आज। ऐसे बॉयज देखने हैं, रीजन देखना है हमने। पहला रीजन देखना है बॉयज के फेल होने का, वो भी कॉलेज में। ठीक है, चलो अब बुक की तरफ आओ, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। अ कॉमन कॉज, एक आम सी वजह फेलियर, नाकामी की या फेल होने की, इज अ मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश है। गलत ख्वाहिश फॉर द बॉयज, बॉय लड़के के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन की तरफ से। गलत ख्वाहिश मतलब बच्चों के ऑपोजिट ख्वाहिश रखना पेरेंट्स की कि वो ये बने वो बने। लड़के की नाकामी का एक आम सबब या एक आम सी वजह वालदेन की तरफ से गलत ख्वाहिश है। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। क्या कहता है, मोर ऑफन देन आई शुड विश, जितनी मैं ख्वाहिश करता हूँ उससे ज़्यादा, जितनी मुझे ख्वाहिश करनी चाहिए या फिर मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा, आई फाइंड अ बॉय, मैं एक लड़के को देखता हूँ। मतलब जितना मैंने एस्टिमेट लगाया होता है ना कि अगर मेरी वो कौन कह रहा है, ये राइटर कह रहा है, राइटर डीन है जो कि कॉलेज का, वो सब कुछ ये मैनेज करता है। तो वो कह रहा है जितना मैंने एस्टिमेट लगाया होता है ना कि अगर एक क्लास में 100 बॉयज हैं तो उनमें से 30 जो है वो ऐसे हैं जिनको मजबूर किया गया इस क्लास में आने के लिए, ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो कहता मेरे उस एस्टिमेशन से ज्यादा, मतलब मैंने 30 की ख्वाहिश की होती है कि 30 बच्चे ऐसे आएंगे जो इस क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे लेकिन फिर भी वो इस क्लास में बैठे हुए हैं ड्यू टू देयर पेरेंट्स। लेकिन इससे ज्यादा, मेरी ख्वाहिश से ज्यादा, मतलब आप लोग समझ लें 50 बच्चे, 20 एक्स्ट्रा बीच में ऐसे बैठे होते हैं। कहता है मोर ऑफन देन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से ज्यादा, आई फाइंड अ बॉय, मैं एक लड़का देखता हूँ, हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी शो नहीं करता, जाहिर नहीं करता। ठीक है, एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो इसको किसी अहमियत के साथ नहीं करता। वो ये काम किसी अहमियत, किसी इम्तियाज के साथ, किसी दिलचस्पी के साथ वो ये काम नहीं कर रहा होता। तो एम्बिशन का क्या मतलब है, डिजायर, विश। तो डिस्टिंक्शन मतलब एक्सीलेंस, वर्थ, उसको कोई अहमियत, वैल्यू नहीं देता उस काम को जो वो कर रहा होता है। बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो किसी ऐसे रास्ते पे चल रहा होता है, मैप्ड आउट, जो कि बनाया गया बाय हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन से। वो एक ऐसे राह पे चल रहा होता है जो उसके वालदेन की तरफ से बनाया गया होता है, वालदेन की तय करदा होती है, वालदेन की चूज करदा होती है, पेरेंट्स की चूज करदा होती है। दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट, ये जो रास्ता माँ बाप ने बनाया ना उसके लिए, वो उसकी दिलचस्पी के बिल्कुल ही मुख्तलिफ खिलाफ होता है। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है टोटली ऑपोजिट होना, अगेंस्ट होना किसी चीज के, एंड एबिलिटीज, और उसकी सलाहियतों के। वो जिस रास्ते पे चल रहा होता है ना, वो रास्ता उसके वालदेन से तय करदा होता है, वालदेन ने चुना होता है। और इस वजह से
ये जो रास्ता उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना होता है वो उसकी दिलचस्पी और उसकी काबिलियत के बिल्कुल खिलाफ होता है, मुखालिफ होता है। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस पढ़ा है, आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट। अंडरलाइन करें ये सेंटेंस, अ बॉय, आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट। अब आपने अक्सर देखा है हु कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग बेसिकली सही से, क्वेश्चनिंग में, इंट्रोगेटिव में, हु आर यू, कौन हो तुम, हु इज शी, वो कौन है, इस तरह से। लेकिन इसके अलावा ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस का पहले यूज पढ़ते हैं। ये जिन्होंने अपनी वीडियो ऑन की है, जो भी स्टूडेंट है वो अपनी वीडियो ऑफ करे। कौन है ये, महविश, अपनी वीडियो ऑफ करो। हाँ जी बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्या करते हैं, क्लास को या फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं नाउन और प्रोनाउन की मदद से। आप यूं कह लें, इन सिंपल मीनिंग्स आपको बता दूं, अगर क्लास फ्रेज बताऊंगी तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी। एक सेंटेंस के अगर दो पार्ट्स हैं तो उन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो जो क्लॉज है वो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को। मतलब पहले एक क्लॉज होता है, एक पार्ट जो है, फिर वो अगले पार्ट को मॉडिफाई करता है। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन, जिसको, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिसके बारे में ये बता रहे होते हैं, उसके फौरन बाद यूज होता है। जैसे आई फाइंड अ बॉय हु, अ बॉय। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन किसकी है, अ बॉय की, जो कि नाउन है। हु आगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमें उसकी एक्सप्लेन करके बता रहा है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो लड़का। जैसे मैं कहती हूँ द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। द बॉय, वो लड़का। अगर मैं इतना इतना कह दूं द बॉय हु इज प्लेइंग, या द बॉय अकेला, आपको समझ नहीं आएगी वो लड़का आगे क्या। फिर मैं जब आपको बताऊंगी कि जो खेल रहा है उसकी तरफ इशारा करके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या करते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, हु, होम, वाज, विच एंड दैट। ये कॉमन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो यूज होते हैं। जैसे ये देखें, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जैसे मैंने आपको बताया। द ड्राइवर, वो वाला ड्राइवर। हु कौन सा, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। रेन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस, मतलब जो सिग्नल देख के भी भाग गया वो केयरलेस था। तो आगे देखें, दैट का यूज कहाँ पे होता है, दिस इज द बुक, ये वो बुक है। दैट, वो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। दिस इज द बुक, ये वो किताब है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो लिविंग के लिए हम लोग होम या हु का यूज करते हैं, होस का यूज करते हैं। नॉन लिविंग के लिए कभी हम विच का यूज करते हैं और दैट का यूज करते हैं। विच बेसिकली एनिमल्स वगैरह के लिए भी बच्चों यूज होता है, लेकिन दैट टोटली नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हेन एंड वेयर, ये भी कभी कभार, बहुत ही अकेली जिसको हम बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज होता है। जैसे आई वांट टू विजिट द आइलैंड वेयर माय ग्रैंडपा वाज बर्न, कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी ग्रैंड माँ, मतलब दादी या नानी पैदा हुई। तो अब आगे दोबारा बुक की तरफ आए, नेक्स्ट हम अमंग और बिटवीन का यूज पढ़ेंगे। जी बच्चों, इधर से छोड़ा है हमने। आई हैव अ नंबर, आई हैव मेड अ नंबर, मैंने बना लिए हैं वेरी वार्म एनिमीज, बहुत ही वार्म एनिमीज का मतलब है खतरनाक हद तक दुश्मन है, जिसको हम जानी दुश्मन भी बोलते हैं। मैंने बहुत सख्त तरीन दुश्मन बना लिए हैं अमंग द पेरेंट्स, वालदैन के दरमियान, ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के बच्चों के, बाय टेलिंग देम, उनको बता के, दैट आई एम सर्टन, मैं यकीन रखता हूँ, दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन, अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर। गुड लॉर्ड यहाँ पे जेसस क्राइस्ट को बोला गया है बच्चों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी में जो कंसेप्ट है ट्रिनिटी का, उसमें एक अल्लाह ताला,
का कंसेप्ट है कि वो अल्लाह पे भी यकीन रखते हैं। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये किसने लाइन लगाई है? गलत बात है। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला के बेटे मानते हैं। तो यहाँ पे गुड लॉर्ड जो है वो जेसस क्राइस्ट, और अल्लाह ताला का रेफरेंस दिया गया है कि वो कभी भी अपने बेटे को इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए फोर्स नहीं करते। हमारे ये रिलीजन में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो इन क्लियर वर्ड्स कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मतलब अल्लाह ताला अपने बेटे को इंजीनियर, फिजिशियन या डॉक्टर बनने पे बिल्कुल भी इंटेंड नहीं करते, फोर्स नहीं करते। कहता है मैंने कॉलेज में तलबा के वालिदैन के दरमियान एक बड़ी तादाद दुश्मनों की बना ली है। मतलब बच्चों के पेरेंट्स को अपना दुश्मन बना लिया है। ओके समिया, इट्स ऑलराइट। अच्छा, तो कहता कि मैंने दुश्मन बना लिया है उनको, ये कह कर के रब ताला भी अपने बेटे को कोई फिजिशियन, मतलब डॉक्टर, डेंटिस्ट, दंदान साज या फिर इंजीनियर बनने पे मजबूर नहीं करता। इंटेंट का मतलब होता है इरादा रखना, डिजाइन करना, प्लान करना। तो आगे देखें, हमने पढ़ा है अमंग वर्ड। तो अब हमने यूज ऑफ अमंग एंड बिटवीन देखना है। तो पहले हम बिटवीन का देखते हैं बच्चों। बिटवीन दो चीज़ों के बीच के जो है ना वो डिस्टिंक्शन करता है। जब कोई मैटर या कोई चीज़ दो लोगों के बीच में डिस्कस की जाए तो फिर वहां पे बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है। वैसे दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड मी, ये मसला मेरे और तुम्हारे बीच का है। तो यहाँ पे सिर्फ दो दो पर्सन है, एक यू एंड एक मी। वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? बिटवीन, ठीक है। देयर इज अ बिग क्वेरल बिटवीन सना एंड आलिया। इस तरह से दो चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अमंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा, मोर देन टू थिंग्स या मोर देन टू पर्सन्स यूज हो। यूज फॉर अ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मतलब 5-10 लोग भी हो सकते हैं। अब ये देखें, कहता है कि मैंने अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ये पेरेंट्स एक बच्चे के, मतलब आप यूँ लगा लें कि एक बच्चे के पेरेंट्स, दो बीच में फर्द होते हैं, माँ और बाप। अब 50 स्टूडेंट है तो वो फिर 100 हो गए। अगर 25 स्टूडेंट है तो पेरेंट्स 50 हो गए। इस तरह से एस्टिमेट लगा रही हूँ मैं। तो जब दो से ज़्यादा, मोर देन टू पर्सन को डिस्कस किया जाता है तो उनके बीच में अगर कोई मैटर चल रहा हो, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत, नफरत या कोई बात किसी भी किस्म की, या दो चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस करना हो, फिर वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग अमंग हर फैमिली। वो अपनी फैमिली के दरमियान खड़ी थी। तो वहाँ पे फैमिली में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा मतलब एक वो लड़की और इसके अलावा उन इन दो मेंबर्स के अलावा बाकी मेंबर्स भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज करते हैं। तो अब कम टू द बुक नाउ, आगे देखें। इट मे बी दैट, हो सकता है, द बॉय हैज एबिलिटी इनफ, लड़के में इतनी सलाहियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कि वो इनमें से कुछ भी बन सकता हो। कहता हो सकता है कि लड़के में इतनी सलाहियत तो हो, इतनी खासियत हो कि वो इनमें से कुछ भी बन सकता है, जो मैंने आपको बताया, फिजिशियन, फिजिकल डॉक्टर जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद डेंटिस्ट। फिर बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन इस बात का खुलासा ये है, जिसको हम इन शॉर्ट भी बोलते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब बात का खुलासा। इसका इडियम बनता है बच्चों, जस्ट लाइक ही इज ऑनेस्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ही इज वेरी नाइस मैन। इस तरह से। तो ये हम आगे जाके इडियम्स में भी पढ़ेंगे। ऑफ इट इज, कहता बात का खुलासा ये है, ही डजंट वांट टू बी, वो ऐसा बनना नहीं चाहता। कहता मानता हूँ कि लड़के में इतनी खासियत है, इतनी सलाहियत है कि वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डेंटिस्ट भी बन सकता है, इनमें से वो कुछ भी इजीली बन सकता है। बात ये है, द रीजन इज दैट, कि लड़का बनना नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट कहीं और है। वो हो सकता है शायर बनना चाहता हो, अक्सर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता हो। अक्सर माँ बाप इस बात से चिढ़ जाते हैं, भाई हमारा एक स्टेटस है सोसाइटी में, हमारी कोई वैल्यू है, हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बच्चा दूसरी तरफ क्या कह रहा होता है? मैंने तो सिंपल एफए करना है, मैंने आईकॉम करना है, मैंने बैंक की जॉब करनी है। तो पेरेंट्स को एक अजीब सा फील होता है, मतलब
ये भी कुछ बनने वाला है, बनने वाली चीज है कोई, वो ऐसी चीजों को क्या करते हैं, प्रेफर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कल को क्या लोग करेंगे कि इतना स्टेटस होने के बावजूद लड़के को डॉक्टर नहीं बना सके, इंजीनियर। ज्यादातर पेरेंट्स का भी दिमाग क्यों खराब होता है, लोग क्या कहेंगे, उनको लोगों की बातों पे बड़ा होता है ना। तो आगे देखें, ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, हो सकता है वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता हो। अब थिएटर वो स्टेज का भी हो सकता है, स्टेज देखे ना ड्रामाज वगैरह, जहाँ पे ये ड्रामास किए जाते हैं, उस थिएटर का भी हो सकता है वो। तो ये क्लब वगैरह के थिएटर का भी हो सकता है। तो अब पेरेंट्स को जब पता चले कि उसका बेटा तो ये काम करना चाहता है, वो तो आग बबूला ना हो जाए, है थिएटर का मैनेजर कौन बनना चाहता है भाई। और अब बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई बिजनेसमैन कारोबार करना चाहता हो। अब बुक इलस्ट्रेटर बुक का मुफस्सर बनना चाहता हो। जो मुफस्सर का मतलब होता है तफसीर करना, किसी बुक को अवेलुएट करना, किसी बुक के बारे में लिखना, तनकीद करना, तफसीर करना, उसके हर पॉइंट्स को खोल के लिखना, ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना। ठीक है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक, हो सकता है बच्चे के लिए अनरीजनेबल का मतलब है मजे का केस, अहम खाना, बगैर किसी वजह के क्या करना चाहता हो वो, for the boy who turned his back on a fine opening in the dental प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। ये एक अहम काना बात हो सकती है कि वो एक बच्चा जो है वो कारोबार को ज्यादा अहमियत दे के दंदान साजी से अपना मुंह मोड़ ले। टर्न हिज बैक यहाँ पे एक इडियम है, इडियोमेटिक फ्रेज है, वो लास्ट पे आपको इडियम नजर आएगा, जिसका मतलब होता है अपना मुंह मोड़ लेना। जैसे कि हम कहते हैं ना, डू नॉट टर्न योर बैक फ्रॉम द पोर्स या टू द पोर्स, पुअर, गरीबों से अपना मुंह ना मोड़ो। तो यहाँ पे इडियोमेटिक फ्रेज यूज हुई है कि हो सकता है बच्चे के पास कोई रीजन ना हो, मतलब अनरीजनेबली आपके लिए ये अहमकाना हो कि वो, अगर आप उसको डेंटिस्ट का काम स्टार्ट करके दे रहे हैं, वो फर्स्ट डे डेंटिस्ट के दंदान साजी में जा रहा है, तो वो वहां से वहीं से पीछे मुड़ के एक बिजनेस की तरफ मुड़ जाए। मतलब बच्चा अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करे रादर देन पेरेंट्स, पेरेंट्स के इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करें। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, कहता है कि रीजन यहाँ पे बच्चों वजह नहीं बल्कि अक्ल को बोला गया है। अक्ल इन तमाम मामलात में काबू नहीं ला सकती। मतलब हम बच्चे को जितना मर्जी फोर्स करें, अगर उसने अपना काम करना है तो वो करके रहेगा। कहता है अक्ल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब आप एक बच्चे को फोर्स कर सकते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन आप उसकी एबिलिटीज को कैसे मॉडिफाई करेंगे। वो उसमें इतनी खासियत, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ सके, इंजीनियर बन सके। वो पेंटर बनना चाहता था, कोई बिजनेस करना चाहता था, वो काउंटिंग में स्पेशलिस्ट करना चाहता था, वो इकोनॉमिक्स में जाना चाहता था, जो कि टोटली डिफरेंट है। तो आप उसको फिजिकली कर लेते हो फोर्स, मेंटली उसकी अक्ल को कैसे फोर्स करोगे, उसके जो सलाहियत है, एबिलिटीज है, उनको कैसे मॉडिफाई करोगे, वो आपके बस की बात नहीं है। इज द क्लियर नाउ, आगे देखें। एज वेल आर्ग्यूड, फिर इस तरह की बहस में विद द पर्सन दैट ही आउट टू लाइक ऑनियंस, कहता है फिर एक पर्सन, मतलब हम किसी बंदे से बहस की जाए अगर, कि ही आउट टू लाइक ऑनियंस, उन उसको प्याज पसंद करना चाहिए। सिनोनिम्स पहले देख ले, लॉन्ग एंड शॉर्ट का है नेसेसरी, डिटेल्स देना, इलस्ट्रेटेड मतलब डिमॉन्स्ट्रेटर, बुक को तफसीर करने वाला बुक की, आर्ग्यू मतलब डिबेट करना, डिस्प्यूट करना, बहस में मुबासा करना। कहता है अगर एक बंदे से बहस की जाए कि वो प्यास, उसको पसंद करना चाहिए, व्हेन ही डिटेस्ट हिम, जबकि वो उससे नफरत करता हो। एक बंदा प्यास से नफरत करता है तो आप उसको बहस में पड़ जाओ, नहीं तुम्हें तो प्यास पसंद करना चाहिए, तुम्हें आज हमारे सामने बैठ के खाना है, हालांकि वो उसे सख्त नफरत करता हो। एज अ जनरल थिंग, फिर आम सी बात यह है, द बॉय विंस आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, इस तरह के इख्तलाफात में, कंट्रोवर्सीज का मतलब होता है इख्तलाफात, कन्फ्लिक्ट, ये जो सारी पेचीदगियां चल रही होती है माँ बाप और बच्चों के बीच में, इस तरह के इख्तलाफात में फिर बच्चे अक्सर जीत जाते हैं। एंड ही शुड, और उसको जीतना भी चाहिए। राइटर कहता है कि बच्चे का राइट है, बच्चे का राइट है कि वो जो बनना चाहता है वो बने, फ्यूचर उसका है, लाइफ उसकी है। ठीक है, पेरेंट्स उसकी हेल्प कर दें बस एक्सपेंसेस वगैरह में, बाकी वो बच्चे को बिल्कुल फोर्स ना करें कि वो ये बने वो बने। तो कहता है कि फिर जब इस तरह के माँ बाप के साथ ये जो इख्तलाफात आते हैं ना, तो अक्सर इसमें बच्चे ही जीत जाते हैं। या तो वो सब्जेक्ट वो चूज ही नहीं करते जो पेरेंट्स बोले, या फिर जब ऐसा भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे को पहले मैथ रखवाया फोर्सफुली,
वो 1 साल जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया फेल हो गया, तो अगले साल हम क्या देखते हैं, वो बायो की क्लास में बैठा होता है। फिर रीज़न क्या सामने आती है कि वो भी मेरे पापा या मेरी मम्मा कहती थी कि आपने मैथ रखना है, मैं तो बायो रखना चाहता था। तो वो भी चलो उनका भला हो जाता है, बेशक 1 साल ज़ाया हो जाता है कि पेरेंट्स आखिरकार मान ही जाते हैं कि चलो आप बायो ही रख लो। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स वहीं पे अड़ जाते हैं, या बच्चा फिर बागी हो जाता है ऐसा, वो कहता है अब तो मैंने पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे आपने एक वर्ड गौर किया होगा, आउट टू। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, आउट टू क्या है। बच्चे ये ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, या एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करता है, मतलब उम्मीद, लाइक पहले भी आपको ये मैंने बताया है कि ऑब्लिगेट करना और एक्सपेक्ट करना शुड के मीनिंग में आता है। क्या करता है ये? शुड के मीनिंग में करना चाहिए। आउट टू की एक ही फॉर्म होती है, ये पास्ट प्रेजेंट में सेम यूज होता है, ठीक है। यू आउट टू लिसन केयरफुली, मतलब आपको बड़ी एहतियात से बात सुननी चाहिए। यहाँ पे देखें, आउट टू शुड के मीनिंग्स में आ रहा है, वी आउट टू लीव नो, हमें अब जाना चाहिए। यहाँ पे दो तरह से आपको एक्सप्रेशन नजर आएंगे। शुड बच्चों डायरेक्ट एडवाइस में जाता है, ठीक है, अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए जाता है कि तुम्हें वी आउट टू लीव नाउ। अगले बंदे को, हमारे साथ जो आया हुआ ना, वी हम तभी कहते हैं ना जब प्लूरल हो, जब एक से ज्यादा बंदे एक जगह पे हों। तो हम जो हमारे साथ आए हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं कि अब मैं ना अब जाना चाहिए। तो अगर हम शुड यहाँ पे कहेंगे वी शुड लीव नाउ, तो हम वी शुड लीव नाउ, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पे कि हम अगले को एडवाइस कर रहे हैं कि बेहतर ये है कि हमें जाना चाहिए। आउट टू जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब एक तरह से हम ऑर्डर भी दे रहे हैं कि अब तो हमें जाना ही चाहिए। ऑब्लिगेट कर रहे हैं, अगले बंदे को सुना रहे हैं, अपनी एडवाइस नहीं कर रहे डायरेक्ट, बल्कि हम ये भी साथ कह रहे हैं कि अब आपकी मर्जी हो कि नहीं हो, हमें जाना चाहिए। तो ये ऑर्डर के मीनिंग्स में आ जाता है थोड़ा सा। तो ये कभी कभार बीच में से थोड़ा सा डिफरेंट होता है शुड से, ज्यादातर तो ये सिमिलर मीनिंग्स लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है ये, टू एक्सप्रेस द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग। जैसे कि हम जैसे के वर्ड को यूज करते हैं ना कि ऐसा हो जाना चाहिए, लाइकलीहुड अपनी ख्वाहिश को जाहिर करता है। जैसे द जर्नी आउट टू टेक अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे में सफर खत्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे सफर 2 घंटे में खत्म हो कि ना हो, हम अपनी लाइकलीहुड शो कर रहे हैं, अपनी डिजायर शो कर रहे हैं कि 2 घंटे के बीच में तो भाई ये खत्म हो जाना चाहिए। फिर आगे आउट टू के है और प्लस है, और साथ में जहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगता है, वहां पे ये किस मीनिंग में आता है, वहां पे ये रेगरेट के मीनिंग में आ जाता है। कोई काम आप करना चाहते थे, आपने नहीं किया इस तरह से, या फिर कोई काम आपने गलत कर दिया, तो उसके रेगरेट में हम लोग क्या कहते हैं, दे आउट टू हैव टोल्ड अस व्हाट टू एक्सपेक्ट, उनको हमें बताना चाहिए था कि हम क्या तवक्को रखें। मतलब हमने अगले की एक्सपेक्टेशंस के अबाउट काम नहीं किया, हमें अब रेगरेट फील हो रहा है कि अगले बंदे को हमें कंफर्म करना चाहिए था कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखें, मतलब उसका जो रह गया हिस्सा सेकंड पैरा का, वो देखें, बुक की तरफ है। आल्सो ये भी के बीट सेड, ये भी कहा जाता है, ये भी तस्करा करता चलो। द पेरेंट होम, वो माँ बाप, होम आई हैव ऑफेंडेड, जिनको मैंने नाराज किया, यूजुअली आमतौर पे कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ इयर्स, जो कि सालों बाद मेरे पास आते हैं, एंड टेल मी दैट हिज सन वाज राइट, कि उनका बेटा बिल्कुल भी ठीक था, एंड दैट ही इज थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय, और वो मुझे शुक्रिया कहता है कि आपने मेरे बच्चे की साइड ली। पहले इतने इतने की ट्रांसलेशन करके बता दूं, कहता है इसका भी तस्करा करता चलूं कि कुछ माँ या बाप, पेरेंट में से कोई एक, पेरेंट है तो सिंगल है, मतलब दोनों में से कोई एक, माँ या बाप जिसे मैंने नाराज किया होता है। नाराज कैसे किया होता है, मैंने उनको बोला होता है कि नहीं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप गलत है, तो फिर वो अपनी तौहीन समझते हैं इसमें, तो फिर वो गुस्सा कर जाते हैं। सालों बाद मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा लड़का बिल्कुल ठीक था, और आपने उसका साथ देके उसकी हिमायत करके बहुत अच्छा किया, कि मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। फिर इफ अ सच बॉय फेल्स, अगर कोई इस तरह का कोई, अगर ऐसा ही कोई लड़का फेल हो जाता है, इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने लिए कोशिश नहीं की, वो हिम्मत हार गया, वो बागी हो गया, वो रेबल हो गया, पेरेंट्स के आगे अकड़ गया, लेकिन उसने अपने लिए कोशिश नहीं की। वो अपने आप को ब्रिंग हिमसेल्फ, इसका मतलब है उसने खुद को तैयार नहीं किया कोशिश करने के लिए, टू डू द वर्क दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो कोशिश तो करता,
अगर वो फिर भी कहता है, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर इस तरह का कोई लड़का फेल हो जाता है ना, तो उसने वो जो पेरेंट्स ने उसके लिए मैप आउट किया था रास्ता, पेरेंट्स ने जो सब्जेक्ट बताए, उनमें जब वो बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है उसने जरा भी कोशिश नहीं की, उनको अपनाने की, उनमें एडजस्ट होने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, फिर आगे देखें। एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन द वर्क डायरेक्शन, और वो फिर समझता है कि ये काम उसको गलत डायरेक्शन में, ये जो काम वो अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ जाके करता है, वो उसको गलत सिमत में लेके जा रहा है। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज मशवरा देने के अपने फर्ज से मतलब बिल्कुल अच्छा हो, अलाइव का मतलब है यहाँ पे कि इतनी सलाहियत रखता हो कॉलेज के वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। सच केसेस आर काट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, अगर कॉलेज इतनी सलाहियत रखता हो कि वो पहले ही पेरेंट्स के साथ ये सारा मतलब अपना फर्ज निभा ले, कॉलेज पहले ही बच्चों के पेरेंट्स को मीटिंग में बुला के बच्चों के इंटरेस्ट बता दे कि आपका बच्चा ये करना चाहता है, और अगर कॉलेज इतनी सलाहियत रखता है कि वो पेरेंट्स को कन्विंस कर ले, तो कहता है, फिर क्या कहता है कि इस तरह के फेलियर को, इस तरह की नाकामी को बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। लास्ट पे आपको एक इडियम ये जो इसमें बना था वो देख लें। टर्न समवन्स बैक ऑन, डू नॉट टर्न योर बैक ऑन द पुअर। तो मैंने आज आपको इडियम